अस्सलाम वालेकुम डियर एडिटर एंड लिसनर्स। अर्डनाउस लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। आज आप लोगों के लिए न्यू नॉवल लेकर आई हूं जिसका नाम है तेरी नवाज़िशें, जिसके राइटर है इकरा गुलनाज। ये नॉवल राइटर की परमिशन से पोस्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, सो उसने खुशी में मिठाई और फूल भी खरीद लिए थे। मौसम भी अच्छा लग रहा था, हालांकि गर्मी थी। जब मन की दुनिया खुश और पुरसुकून हो तो बाहर के मौसम और इसके तासरात इंसान पर असर नहीं करते। इंसान को निपटने की हिम्मत और हौसला मिल ही जाता है। बाहर की सर्द गर्म हवा भी अच्छी लगती है। घर में दाखिल होते ही वो दादी के कमरे में आई थी। दादी वॉशरूम में थी और इसको इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। फिर जैसे ही दादी वॉशरूम से बाहर आई तो वो उनसे लिपट कर गोल गोल घूमने लगी। अरे अरे, क्या आफत आन पड़ी जो बूढ़ी हड्डियों का तोड़ने का इरादा है। कोई आफत नहीं आई दादी, बल्कि खुशी की खबर है। मेरी नौकरी लग गई है, झूमते हुए बताने लगे। खुशी इसके हर अंदाज से जाहिर हो रही थी। रोज जो मैं सड़कें नापते निकलती थी, अब नापने की जरूरत नहीं है। आपने अब टेंशन नहीं लेनी। फिर से दादी से लिपट गई थी। साथ में तस्हीह भी की थी, क्योंकि बकौल दादी के नौकरी ढूंढना सड़कें नापने के मुतरातिफ है। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी दुआएं कबूल की। भाई नहीं आया अभी तक? आज तो वो घर पर ही थे। इसको याद आया तो भाग कर टेरेस पर चली गई थी। मेरे पास एक खुशी की खबर है। बताओ भला क्या हो सकती है? उमर को एक पल ही लगा था। तुम्हें जॉब मिल गई है क्या? इसने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया था। ऑफ कोर्स, मेरी मेहनत रंग लाई। अब तुम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारी बहन तमाम जिम्मेदारियां उठाने की हिम्मत रखती है। वो यूं बताने लगी जैसे कोई फरमान सुनाया जा रहा हो। फिर जल्दी से मिठाई का डब्बा उठा लाई और इन सबका मुंह मीठा करवाया था। दादी की आंखों में तश्कर से आंसू आ गए थे। हालात ने मेरे पारस को कितना मजबूत बना दिया और कितने रूप बदलने पर मजबूर कर दिया है। इनके यूं कहने से इसका दिल भी उदास हो गया था। आंखों में नमी से जमा होने लगी थी तो उमर बोल पड़ा। ओहो दादी, आपको तो इमोशनल होने का जवाब चाहिए, आंसू बिल्कुल भी नहीं। हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था। मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है, फिर मैं इस फर्ज से सबकदोश हो जाऊंगा। शरारत से पारस को तंग करते कहा था। इतनी जल्दी मैं नहीं जाने वाली। 1 साल 3 माह से ज्यादा अरसा ख्वार हुई हूँ। 1 साल को 4 से ज़रब दें तो कितने बनते हैं? आगे आप समझदार हैं। साथ में खुशबूदार फूलों को गुलदान में सजाने लगी थी। इतनी लंबी आजमाइश, इसने मसनूई मासूमियत से कहा था। तो वो तीनों इस बात पर मुस्कुराने लगे थे। इतने अरसे बाद इन्हें कोई अच्छी खबर मिली थी जिससे इनके चेहरे मुस्कुराने लगे। ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट की फौरी जरूरत थी। पारस की काबिलियत देखकर इसको रख लिया क्या था, वरना पता नहीं कितने और महीने गुजर जाने थे इसको नौकरी ढूंढने में। सिफारिश वाला मामला अलग से। जो भी था, इसको नौकरी मिल गई थी। ये किसी नेमत से कम नहीं था। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसने वहां पहला दिन गुजारा था। स्टाफ से तारुफ करवाया गया। सर रजा बहुत अच्छे थे। उनके साथ काम करने का तजुर्बा अच्छा रहा था। वो चंद माह वहीं इनके साथ रहे। सबके साथ इनका रवैया नर्म और शफकत लिए हुए था। शायद यही वजह थी कि इसे मामूली तजुर्बा होने के बावजूद जॉब पर वर्ल्ड प्रोवाइड की गई थी। इनके साथ काम करके इसे कोई ख़ास प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन फिर इन्हें कारोबार के सिलसिले में बैरूनी मुल्क जाना पड़ा तो सर ने 1 हफ्ता पहले ही बता दिया था। और पारस सर के ऑफिस में ही थी तो उन्होंने बताया था, मिस पारस, नेक्स्ट वीक से मेरा बेटा ये बिजनेस संभालेगा। तुम्हें 3 माह हो गए हैं। ऑफिस रूटीन वर्क का यहाँ तजर्बा और काम कैसे करते हैं काफ़ी हद तक सीख चुकी हो। वो नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करेगा। ऑफिस के दीगर मालूमात मामलात में अगर कोई मुश्किल पेश आए तो हेल्प कर सकती हैं। वैसे तो वो इस काबिल है कि इसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप खुद से तमाम मामलात देख लेना। जी सर, उसने कहा था। चंद ज़रूरी और अहम पॉइंट्स डिस्कस किए, नए प्रोजेक्ट मुतालिक ब्रीफिंग दी और अपने रूम आ गई। अपने नए बॉस के बारे में सोचने लगी थी, न जाने वो कैसे होंगे। रजा साहब जैसी आदत होगी, ये तो बहुत शफीक से है। लंच टाइम में इसने तानिया को बताया था।
जो इस ऑफिस में जॉब करती थी और इससे अच्छी हेलो हाय भी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बॉस नए बॉस आएंगे? इसने खुश होकर कहा। अच्छी बात कैसे हुई? और तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? इसने ना समझी से कहा। वो ऐसे कि वो यंग होंगे, वेल ड्रेस और हैंडसम भी तो होंगे। इसने शरारत से आंख बंद करते कहा था। ओहो यार, एक तो तुम लड़कों की तरह फ्लर्ट बहुत करती हो, अभी देखा नहीं है? और खूबियां कैसे बयान करने लगी। मुझे तो ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं, जो ख्वामोख्वाह में ही फ्री हो। इसने कंधे उचकाते कहा था। दुआ करो कि मंगनी शंगनी ना हुई हो। इसने इससे क्या होगा? उसने नासमझी से कहा। ना ही किसी लड़की के चक्कर में हो, फिर देखना मैं और बस बस, आगे ना बोलना। उसने फौरन कहा था। दिन में ख्वाब देखना बंद करो और हकीकत की दुनिया में वापस आओ। वैसे भी लंच टाइम खत्म होने वाला है और तुम्हें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। तुम बहुत बोरिंग हो। इसने मुंह बनाते हुए कहा था। मुझे अपनी फिक्र लगी है और तुम्हें फ्लर्ट की पड़ी है। सर रजा मेरी बहुत सारी गलतियों को इग्नोर करते रहे हैं। इनकी जगह कोई और होता मुझे कब का फारिग कर चुका होता। ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकती। इसका मेरे पास एक आसान हल है। तानिया को फिर शरारत सूझी। अच्छा, वो क्या? इसने इश्तियाक से पूछा। वो ये कि इसने सस्पेंस क्रिएट करते कहा था। माशाल्लाह से तुम काफी खूबसूरत और स्मार्ट भी। अगर तुम्हारी जगह में होती तो चंद दिनों में ही बॉस को। इसकी बात पूरी होने से पहले ही इसने बात काट दी। शट अप तानिया, इन फजूल मशवरों के अलावा अगर कोई काम की बात है तो बता दो, वरना ये सड़क छाप मशवरे अपने पास रखो। बड़ी नाशुक्री हो तुम तो। उसने धीरपन से कहा था। मैं से ही ठीक हूँ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुमसे मशवरा लेने की दोबारा गलती नहीं करूंगी। इसकी बात सुनकर इसका मूड खराब हो गया था और वो इसका खफा चेहरे को देखकर मुस्कुराती थी। अगले हफ्ते वो खास तौर पर जल्दी घर से निकली थी। आते आते फिर भी लेट हो गई थी। जब वो पहुंची, मैनेजर साहब सबसे तारुफ करवा चुके थे। पीए कहाँ है मैनेजर साहब? अपने रूम में आते ही कहा था, क्योंकि वो इसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो सर, इसने कहना चाहा था, तभी इसको दरवाजे के पास पारस खड़ी दिखाई थी। मे आई कम इन सर? इसने इजाजत मांगी थी। इसके यस कहते ही वो तेजी से अंदर आई। सर, अस्सलाम वालेकुम कहकर मैनेजर साहब के पास खड़ी हो गई थी। सर, ये मिस पारस है, आपकी पर्सनल असिस्टेंट। मैनेजर साहब ने उसका तारुफ करवाया। वह आज ने इस पर एक निगाह डाली थी। चेहरा सुरकर सांस फूली हुई, यकीनन वो तेज तेज चलकर आ रही थी। उसने एक नजर में अंदाजा लगा लिया था। जी, तो मिस पारस, टाइम देखा है आपने, पूरे 33 मिनट लेट हैं आप। लहजा बिना लचक के था। अगर आपका ये हाल है तो बाकी स्टाफ का क्या होगा? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते कहा था। सर, मैं तो वक्त पर निकली थी, रास्ते में बस खराब हो गई, हालांकि आधा पौना घंटा पहले ही निकली। मैंने वजह नहीं पूछी। आपकी गाड़ी कहाँ है? उसने मैनेजर को जाने का इशारा किया था, जिसका मतलब है अभी मजीद क्लास ली जाएगी। सर, मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ। मैं नहीं चाहती आपकी गाड़ी, मेरा मतलब है ऑफिस की गाड़ी से किसी को टक्कर मार दो। आइंदा शिकायत नहीं होगी। उसने हिचकिचाते हुए तेजी से कहा था। शिकायत होनी भी नहीं चाहिए, उसने चेयर की पुश से टेक लगाकर कहा था। अंदाज तहक्कुम आना था। फिर इसको जरूरी फाइल्स लाने को कहा था, तो वो जी सर कहकर बाहर आ गए थे। चेहरा दूसरी जानिब करते इसने सुकून का सांस बहाल किया था और बाहर आ गई। तानिया इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगी तो इसने शर्मिंदगी के तासुरात को जल्दी से छुपा लिया था। इसको घूरते हुए अपने रूम में चली गई थी। उसने मुस्कुराते हुए देखा था, वो इसकी खफगी से ही भाप गई थी। अंदर करवा कर आई है। अपने रूम से बाहर आते ही इसके हाथ पे फाइल थे। वो इसको नजरअंदाज करके सर के ऑफिस का दरवाजा खुला, दिल ही दिल में बॉस और तानिया को कोसने लगी थी। इनकी इजाजत मिलते ही तेजी से दरवाजा खोला था और अंदर दाखिल हुई। उजलत में अपना दुपट्टा सेट करने लगी तो फाइल इसके संभालने के बावजूद इसके हाथ से फिसली और नीचे जा गिरी। इसने बौखलाहट में तेजी से इनकी जानिब देखा और इसी दौरान वो भी मुतवज्जो हो चुके थे। सर्द नजरों से घूर कर देखा था, बस इंसल्ट करने की देर थी। आई एम सॉरी सर, वो अचानक गिर गई। वो कहते हुए तेजी से बिखरे हुए पेपर उठाने लगी। वो इसकी तरफ देख रहे हैं, वो महसूस कर सकती थी।
ان کی خود پر نظریں مرکوز کیے کا احساس ہی اس کے ہاتھوں میں واضح جھنجھلاہٹ کا باعث بن رہا تھا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے سارے پیپر اٹھائے اور کھڑی ہو گئی۔ مس پارس، آپ ایسے ہی ان سیریسلی اینڈ وہ ڈاؤٹ رسپانسبلٹی کے سارے کام کرتی ہیں، اس نے سخت الفاظ سے کہا تھا۔ جی سر، اس نے تیزی سے کہا۔ واٹ؟ میرا مطلب ہے نو، نو سر، اس نے تیزی سے وضاحت کی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کام ہی ایسے کرتی ہیں؟ تو وہ شرمندگی سے خاموش ہی رہی تھی۔ ان کو کیا جواب دیتی؟ اگر کچھ کہتی تو سننا بھی تو اسی کو تھا۔ پلیز اس کو سیٹ کر کے دے مجھے، ابھی اس فائل کو ریڈی کرنا ہے۔ بابا نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے، ورنہ آپ کے بارے میں اوکے سر کہہ کر تیزی سے سیٹ کرنے لگے۔ سوری سر، آئندہ شکایت نہیں ہوگی، اس نے تمام پیپر سیٹ کرتے شرمندگی سے کہا۔ دیکھ لیتے ہیں۔ اب کی بار لہجہ کچھ نارمل تھا، ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور لیپ ٹاپ پر نظر جما لی۔ پارس نے بھی سکون کا سانس بحال کیا انہیں کام کرتا دیکھ کر۔ سیمل، میرا دوپٹہ نہیں مل رہا، کہاں رکھا ہے؟ مما، میں نے پریس کر کے آپ کے کمرے میں رکھ دیا تھا، وہیں ہوگا۔ اس نے ایک نظر مما کو دیکھا اور دوبارہ ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی۔ ارے نہیں مل رہا، پورے آدھے گھنٹے سے ڈھونڈ رہی ہوں میں، کوئی کام ڈھنگ سے بھی کر لیا کرو، انہوں نے جھنجھلا کر کہا۔ اتنے کام کرتی ہوں پھر بھی آپ کو شکایت رہتی ہے، آپ ہی بنی سے پوچھ لیں، انہوں نے رکھا ہوگا۔ ایک تو تم لوگ مجھے تنگ بہت کرتے ہو، ہر کوئی اپنی مرضی سے سیٹنگ کرنے لگ جاتا ہے، کوئی چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ کتابوں سے منہ باہر نکالو تو باہر کی دنیا کی خبر ہو، غصے سے کہہ کر چلی گئی۔ سب کے کام بھی کرو پھر بھی باتیں ہی سننی پڑتی ہیں، بڑبڑانے لگی تھی۔ اس نے سامنے کمرے کی جانب دیکھا تو اسے ذہن آتا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں شرٹ تھی۔ شرٹ کو دیکھ کر اس کے آئی برو تن گئے۔ سمر، تم یہاں چھپ کر بیٹھی ہو، میں تمہیں سارے گھر میں تلاش کر کے آیا ہوں۔ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جو میلے میں کھو گئی ہوں جسے تم تلاش کرنے نکل گئے تھے؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ انسان اپنے کمرے میں بھی سکون نہیں بیٹھ سکتا۔ سیمل یار، میری شرٹ پریس کر دو، اس نے وہی کھڑے نرمی سے کہا، اپنا کام نکلوانا تھا۔ ایک تو تم سب کو میں ہی فارغ نظر آتی ہوں، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے لیے یہ بے ڈھنگے الفاظ مت استعمال کیا کرو، ویسے بھی میرا ٹیسٹ ہے، کسی اور کو کہہ دو۔ کسی اور کو کہنا ہوتا تو تمہارے پاس آتا، تم میری اچھی کزن ہو اس لیے تو آیا ہوں۔ میں فارغ نہیں ہوں، آپ ہی یا میرف کو کسی کو بھی کہہ دو۔ پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی، وہ اس کو کھڑا گھورتا رہا تھا۔ اس نے نظر انداز کر دیا اس کا دیکھنا۔ وہ دونوں کچن میں کوئی نئی ڈش بنا رہی تھی تو چھوٹی ماں نے تمہارے پاس بھیج دیا۔ اگر تم نے پریس نہیں کی تو تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ تم اگر بے عزتی سے بچنا چاہتی ہو تو جلدی سے کر دو، تم ہمیشہ مجھے یوں ہی تنگ کرتے ہو، باقی سب نظر نہیں آتی کیا؟ سخت لہجے میں کہا تھا، جیسے ساری دنیا میں ایک ہی میں فارغ ہوں۔ مجھے سب نظر آتے ہیں اور میری نظر بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر فارغ تم ہی دکھائی دیتی ہو۔ جلدی سے پریس کر کے میرے کمرے میں دے دینا، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ اگر نہ دی تو میں چھوٹی ماں کے مما کو تمہاری یہ ساری گفتگو ان کے گوش گزار کروں گا، پھر آگے تم سمجھدار ہو، کہہ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی شرٹ استری کر کے دینی پڑی تھی۔ اس کے کمرے میں لے کر گئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شرٹ کو غصے سے صوفے پر پھینک کر آ گئی تھی۔ موڈ خراب ہو گیا تھا، پڑھائی کو رات پر چھوڑا اور خود نیچے آ گئی۔ بینش آپی اور میرب کاک کے ساتھ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں کافی بنتی تھی، جبکہ سیمل کی ذرا کم ہی بنتی تھی۔ آپی، زین بتا رہا تھا وحاج بھائی کے آفس میں بھی لڑکی پی اے ہے کیا؟ واقعی؟ سیمل اور بینش دونوں نے کہا تھا۔ مجھے خود لڑکیوں پر حیرت ہے، ان میں اتنا کانفیڈنس کیسے آ جاتا ہے، اوپر سے وحاج بھائی کے ساتھ کام کرنا۔ وہ تو اتنے سنجیدہ رہتے ہیں، بندہ ایک بات پوچھ لے تو دوسری کے بارے میں سوچتا ہے کہ بات کر لے یا رہنے دے۔ بینش آپی نے مسکرا کر کہا تھا۔ میرے بھائی کا روب و دبدبا ہے ہی اتنا، میرب نے اتراتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، انہوں نے تائید کی۔ اور کیا بتایا؟ سیمل نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ وہ لڑکی خوبصورت بھی ہے؟ زین نے سیمل کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اوہو، تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ اس کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور قدرے اونچا بولی، جبکہ وہ مسکرانے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں کام کر رہی تھی، اس کے یوں بولنے پر اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگی۔
میں کہہ رہا تھا کہ آج کل تو لڑکیاں پولیس، آرمی، حتیٰ کہ خلا اور بحر تک رسائی حاصل کر چکی ہیں، تو وہ وہاج بھائی جیسے انسان کے ساتھ بھی کام کر سکتی ہیں، وہ تم لوگوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہوتی۔ یہ بات تو ہے، یہ ہم لوگ ہی ہیں جن کو گھر پر ٹیوٹر پڑھانے آتا ہے، ورنہ لڑکیاں تو کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں۔ میرب نے افسردہ ہو کر کہا، یہ بھی تم لوگوں کی قسمت اچھی ہے جو آگے بھی پڑھ رہی ہو، ورنہ دادی جان بتا رہی تھیں کہ دادا جان لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف تھے۔ ہماری پھپھو نے بھی گھر میں رہ کر 5 کلاسیں پاس کی۔ یہ بھی دادا جان کا ظرف ہے کہ تم لوگ گریجویشن کر رہی ہو، ورنہ سیمل جیسی نے کہنا تھا کہ کتابوں کو کیوں گھورتے رہتے ہو، پتہ نہیں کیوں اس میں گھسے رہتے ہو، اور بلڈ سیلز کو دیکھ کر کہنا تھا یہ گول گول سے دائرے کیوں گھوم رہے ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک دم سے شوق ہو گیا تھا۔ سیمل اس کو غصے سے گھورنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس آؤ بھگت کرتی تائی جان آ گئی۔ زین، میں نے جو سامان کی لسٹ دی تھی اور کچھ چیزیں لانے کو کہا تھا، انہوں نے آتے ہی کہا تھا، جی ماں میں ابھی لے کر آتا ہوں، کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر آیا ہی تھا، ایک تمسخر بھری نگاہ سیمل پر ڈالی اور چلتا بنا، جبکہ وہ اس کو جاتے ہوئے گھورتی رہی تھی۔ چودھری شہباز کے 3 بیٹے رضا، یونس اور وقار، ان کے چھوٹے بھائی عبد الرحمن اور ان کی بیگم کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی سریا تھے، اس کی سرپرستی شہباز صاحب نے لے لی تھی۔ سریا چند دنوں کی تھی جب اس کے والدین اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ماں کی آغوش میں جانے کو بے تاب اور بھوک سے بلکتی بچی کو دیکھ کر شہباز صاحب کی بیگم سے برداشت نہ ہوا کہ اس کی بھانجی یوں بھوک و پیاس سے تڑپے۔ اپنے شوہر سے پوچھے بغیر انہوں نے اپنا دودھ پلا دیا اور یوں وہ اس کی رضائی ماں بھی بن گئی۔ شہباز صاحب کے تینوں بیٹے شادی شدہ اور صاحب اولاد تھے۔ رضا صاحب اور ان کی بیگم میمونہ، ان کے بیٹے وحاد، زین العابدین اور ان سے چھوٹی بیٹی میرب، جبکہ یونس شہباز اور ان کی بیگم صدف، ان کی 2 ہی بیٹیاں بنش اور سیمل، ان کے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے وقار اپنی بیگم کے ساتھ بیرونی ملک میں مقیم تھے۔ ان کے 2 بچے ارسلان اور زرنش۔ چودھری شہباز نے تینوں بیٹیوں کو پڑھا لکھا مگر وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ سریا وقار کی چھوٹی اور لاڈلی بہن نے 5 جماعتیں گاؤں سے ہی پاس کی تھی، مزید تعلیم جاری نہ رکھ سکی۔ مزید تعلیم کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑتا، جس کی چودھری صاحب نے اجازت نہیں تھی۔ سریا کی سب سے زیادہ وقار کے ساتھ بنتی تھی۔ دونوں بڑے بھائیوں کی شادی خاندان میں ہوئی، ان کے والد کی مرضی سے، جبکہ وقار تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے، وہیں انہیں سارا ملی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، انہیں وہیں اچھی جاب بھی مل گئی۔ گھر والوں کو سارا کے بارے میں بتایا تو وہ سب بہت برہم ہوئے۔ پھر وقار کی ضد کے سامنے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ سارا سے شادی کے بعد وہ کچھ عرصہ گاؤں میں رہیں، پھر کام کے سلسلے میں دوبارہ انگلینڈ چلے گئے اور اپنی بیگم کو بھی وہیں بلوا لیا۔ پچھلے 23-24 سالوں سے وہیں مقیم رہے۔ سال 2 سال کے بعد ضرور چکر لگاتے، پھر مصروفیات بڑھ گئی اور ملنے کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا۔ البتہ دادا جان جو اصولوں کے سخت پابند تھے، اپنے بچوں کے لیے اصول تھوڑے نرم کرنے پڑے۔ سبھی اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے، لیکن شہباز صاحب ہے دل میں کچھ زخم ایسے بھی تھے جو انہیں بے چین اور سلگائے رکھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جو ناسور بن گئے تھے، ان کی تلاش کی جستجو آج بھی جاری تھی۔ دل میں ایک آگ تھی جو اتنے سال گزرنے پر بھی وہ بھڑک رہی تھی، وہ تھی دھوکے کی سزا۔ صبح میرا اتنا اچھا موڈ تھا، سوچا تھا نئے سر کے ساتھ کام کر کے اچھا امپریشن پڑے گا، مگر نہیں، آتے ہی شروع ہو گئے۔ اور لنچ ٹائم اس نے ثانیہ کے سامنے اپنی دل کی بھڑاس نکالی۔ دوسری طرف وہ اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ویسے پارس میرے خیال میں باس ایسے ہی دبنگ ڈریسنگ اور ہینڈسم سے ہونے چاہیے، کام کرنے کا مزہ آتا ہے، اس نے متاثر ہو کر کہا تھا۔ کیسا مزہ؟ اور کہاں کا اتنی انسلٹ کی میری، میں بتا نہیں سکتی، آج تک کبھی کسی نے میری اتنی انسلٹ نہیں کی، اس نے منہ بناتے کہا۔ پزل کر کے رکھ دیا اپنی باتوں سے مجھے، اتنی پیاری لگ رہی تھی، اگر کوئی آنکھوں والا ہوتا تو متاثر ضرور ہوتا، اس نے مزید تنگ کیا۔ مجھے نہیں کرنا کسی کو متاثر، میں صرف اپنا کام کو ذمہ داری سے کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے اسی بات سے ہی میری انسلٹ کی۔ سر رضا اور ان کے صاحبزادے کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پچھلے چند ماہ سے ان کے ساتھ کام کیا میری غلطی پر اس طرح کی سرزنش نہیں کرتے تھے جیسے تم بہت دل پر لے رہی ہے۔
ये बात फर्स्ट डे था और तुम आई भी कितनी लेट थी। मैं जानबूझकर नहीं आई थी। लोकल आती हूँ, गाड़ी का एक्सपेंस नहीं है, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी है यूं ख्वार होने की। टेंशन ना ले, वो भी ठीक हो जाएंगे, या तुम्हें इनकी आदत हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा। खैर छोड़ो, मुझे इस मौजू पर अभी कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी सिस्टर की मंगनी कब है? इसने बात बदलते कहा था, वरना तानिया तो हर बात को हंसी मजाक में उड़ा देती थी। एक वही थी जो दिल पर लेकर बैठी थी। इसने फील भी बहुत की थी। घर में जब दादी ने वजह पूछी तो इसने बताने से गुरेज नहीं किया था। आपको पता है, हमारा नया बॉस जो आया है वो बहुत अकड़ू है। सुबह मैं फ्रेश मूड में जल्दी से घर से निकली थी और उन्होंने मेरे मूड और तैयारी का बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पहुंचते ही वो बेइज्जती की, मैं क्या बताऊं। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया था जो उसने बेइज्जती कर दी? उन्होंने इस्तफसार किया, क्या कर दिया? क्या बात कर रही थी? अभी तो कुछ किया ही नहीं था। थोड़ा सा लेट क्या हुई, फिर मैं क्या बताऊं कि शुरू ही हो गए। बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं, अपना गुस्सा जिस पर चाहे निकाल लें। आज आए उमर, मैं इससे कहती हूँ मुझे गाड़ी ड्राइव करना सिखाए। कहने लगे तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अगर होती भी तो, अगर किसी का एक्सीडेंट कर देती या मुझे कुछ हो जाता, फिर भी उल्टा मुझ पर ही खफा होना था। अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो। कभी कभी बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाती हो। जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो। अभी तो मैं आपके पास बैठी हूँ और आप मुझे आराम करने का कह रही हैं। जब तुम गुस्से में होती हो तो कुछ भी उल्टा सीधा बोले चली जाती हो। जब गुस्सा कम हो जाए तो बातें करके करेंगे। चलो शाबाश, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। इसने तौसीक की। पढ़ाई और काम के बाद जो वक्त मिलता वो डांट सुनने का होता है, ऐसा सीमिल का ख्याल था। सुबह से कपड़े धो रही थी। ये नहीं था कि घर में मुलाजिम नहीं थे। मामा को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि हर वक्त ताई जान की सर पर सवार रहती थी। लड़कियों, ये काम करो, वो करो, बकौल ताई जान के कल को पराए घर भी जाना है। फिर कहेंगे कि माँ बाप ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। इनके तेवर सख्त ही होते। इस बात से मम्मा के चेहरे का रंग फीका जरूर हो जाता, क्योंकि इनकी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि इनकी दोनों बेटियां घर पर ही रहें। वह आज के ले लिए ताई बिनिश का रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन फिर दादा जान ने अपनी बहन के पोते से रिश्ते के लिए न सिर्फ राय ली बल्कि रिश्ता भी पक्का कर दिया। यूं सबको खामोशी से सर झुकाना पड़ा। दादाजी ने जो कह दिया सो कह दिया। ताई जान ने दबे लफ्जों में कहना चाहा तो दादा जान ने ये कहकर खामोश करवा दिया। मैं अपने पोते पोतियों के रिश्ते घर तक महदूद नहीं रखना चाहता। इतने बड़े खानदान को जोड़े रखना चाहता हूँ। ये इनकी मंतक थी, खानदान को जोड़े रखने की। दादा जान को समझाने या बात करने की किसी में भी हिम्मत ना थी और ना हौसला। वो शुरू से खुद फैसले करते, इनसे राय तो लेते, आखिर में इन्हें जो सही लगता वही करते। वो अपने फैसले से मुतमईन थे और इन्हें भी खामोश करवा दिया। युताई ने इन सब की तरबियत के लिए कमर कस ली थी। ताई जान जो पहले ही सख्त मिजाज थी, अब तो और लगने लगी थी। खास तौर पर सीमल को तो ऐसा ही लगता था। दोपहर 12:30 के करीब उन्होंने तमाम कपड़े धोए थे। काम से फारिग होते ही सीमल ढप से वहां मौजूद कैन की कुर्सी पर गिर गई थी। आम के पेड़ की गहरी छांव में सुकून का सांस बहाल करने के बाद इसने कैदियों को यूं देखा जैसे अंधेरे में रोशनी। लगता है ताई जान ने पूरे महीने के कपड़े जमा कर रखे थे, सीमल ने थकावट से कहा था। मुलाजिम जूस भी नहीं लेकर आया। आज आम का मुरब्बा ना बनाए, मीरत ने कैदियों को देखते हुए आय दिया था। बिनिश ने हाँ में हाँ मिलाई, जबकि सीमल ने हरी झंडी दिखाई। सुबह से दोहरी हो गई हूँ काम करते करते। आप लोगों को जो करना है करो, मेरे सुनने काम की बात भी ना करो। आंखें मूंद कर वो सिर्फ जूस का इंतजार करने लगी। मुलाजिम की जगह मम्मा आती दिखाई थी। आज मेरी बच्चियों ने बहुत काम किया है, थक गई होंगी, उन्होंने नरमी से मुस्कुराते कहा था। तीनों ने जल्दी से जूस पकड़ा और पीने लगी। कल बिनेश के ससुराल वाले आ रहे थे। तुम्हारी ताई कह रही थी कि खाना तुम तीनों ने मिलकर तैयार करना है। सिमल के बिगड़े तेवर के बावजूद मम्मा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। क्या? सिमल जो कुर्सी से टेक लगाकर आरामदा हालत में कैरियों को देख रही थी कि कब आम बनेंगे और वो मजे से खाएगी, सोच रही थी। मम्मा के यूं कहने पर जोर से चिल्लाई थी। मीरफ और बिनेश के लिए मुश्किल नहीं था, इन्हें वैसे भी किचन का शौक था। मुझसे नहीं होता कोई काम, मेरी कमर में टीसे उठ रही हैं।
जो 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। इसने बुरा सा मुँह बनाते कहा था। बेटा, अब ऐसा कोई पहाड़ भी नहीं खोदना जो ऐसे कह रही हो। मामा को कहना पड़ा, मुझसे नहीं होते ये सब। इंसान पढ़े या काम करे। कहकर उठकर चली गई। मालूम भी था कि अब करना पड़ेगा, फिर भी अपनी भड़ास निकालना चाहती थी। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और मैं तो बिल्कुल भी। इसने ऊंची आवाज में जताया था। सामने ताई को देखकर इसकी जबान को ब्रेक लगी थी, और इन तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वो मौके की नज़ाकत समझ गई थी। वह आज फाइल्स को अच्छे से चेक कर रहा था। पारस वहां खड़े इनके ओके होने के इंतजार में खड़ी थी। रूम के एक साइड पर दाएं जानिब कदावर वॉल ग्लास लगा हुआ था। अमूमन वहां पर्दे ही रहते। आज मौसम अच्छा था, तभी पर्दे हटा दिए गए थे। बाहर का मंजर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बारिश खूब बरसकर अब थम चुकी थी। मौसम खूबसूरत हो गया था। इधर पारस के अंदर का भी, क्योंकि आज तनख्वाह मिल गई थी। इन पैसों का क्या करना है, इसने 15 दिन पहले ही सोच रखा था, बल्कि यूं कह लें महीने से के शुरू में ही। वहाज ने फाइलों को चेक करके इसकी जानिब बढ़ाई, जो बाहर के मौसम को देख रही थी। इसके चेहरे पर खुशकन आसार मौजूद थे। अब आप जा सकती हैं। इसको बाहर के मनासिर में महमक देखकर इसने जताया था। शुक्रिया सर, कहकर बाहर आ गई। उमर और दादी को सरप्राइज गिफ्ट भी देना है। उसने सोचा। ऑफिस का काम मुकम्मल करके जल्दी जल्दी जाने लगी। ये क्या अचानक सैंडल धो के देगा? ओह नो, इसे भी अभी टोकना था। इसने परेशानी से कहा था। अब ऐसे ना तो घर जा सकती हूँ ना शॉपिंग पर। सबसे बढ़कर ऑफिस से बाहर कैसे जाऊं? सब मुझे अजीब और तमस्कुर भरी नजरों से देखेंगे। अल्लाह, मैं क्या करूं? इसने परेशान होते सोचा। तानिया को भी आज ही छुट्टी करनी थी। अब अगर किसी को कहूंगी तो मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसको तानिया का ख्याल आया तो इसको कॉल मिलाई और वजह बताई। तुम्हें देखना तो चाहिए था। इसने सारी बात सुनने के बाद कहा, अरे भाई, बेजान चीज है, धोखा दे गई। आजकल गारंटी शुदा चीजें चलती, मशीनें रुक जाती हैं। तंदुरुस्त इंसान अचानक बीमार हो जाता है तो जूते का टूट जाना कौन सी बड़ी बात है? इसने नाराजगी से कहा था। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर के यहाँ भिजवाती हूँ, टेंशन ना लो, कहकर कॉल काट दी। ऑफिस टाइम ओवर होने पर आहिस्ता आहिस्ता स्टाफ जाने लगा था। आधा घंटा होने को था, सब लोग जा चुके थे। परेशानी के साथ अब डर भी लगने लगा था। ड्राइवर अभी तक नहीं आया था। एक उम्मीद भी थी कि सरवहाज अपने रूम में थे, जिसको सामने देखना नहीं चाहती थी। अब इनके होने से दिल को तसल्ली थी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो क्या सोचेंगे? अल्लाह मदद करना। दिल ही दिल में दुआ मांगी। अभी सोच ही रही थी कि ऑफिस का दरवाजा खुला और वो निकलते दिखाई दिए। वो ऑफिस बैग उठाए जाने वाले थे तो उसने घबराहट में जाते देखकर पुकारा, 1 मिनट सर। पारस, आप अभी तक यहीं हैं? उसने हैरानगी से पूछा। जी सर, वो मेरा एक सैंडल टूट गया है। इसने शर्मिंदगी से वो मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की, वरना वो तानिया को बातें सुना दी थी। वो इन्हें नहीं कह सकती थी। तो आप किसी को बता देती या ऑनलाइन मंगवा लेती। इतनी देर से यहाँ पर हो। बड़ी अजीब लड़की हैं आप भी। यस सर, मैंने अपनी दोस्त को कॉल की है, वो आने ही वाली है। उसने परेशानी से कहा। आप इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हैं? तो मालूम भी है मेरे अलावा वो यहाँ तुम अकेली थी। मेरी जगह कोई और होता। और आप किसी अजनबी पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? जो हालात चल रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग ब्रेविंग के साथ खुद को महफूज रखना सीखें। खुदा न खास्ता मेरी जगह कोई और होता तो मैं खुद ख्याल रखना चाहिए। आप समझ रही है ना मेरी बात? इनके यूं कहने से पारस का रंग फीका पड़ गया। इसके बदलते रंग को देखकर इसको नर्म होना पड़ा था। मैं यही हूँ, अगर वेट करना है तो आपकी मर्जी, वरना करीब शॉपिंग मॉल आप चल सकती हैं। मेरे साथ, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। उसकी शर्मिंदगी और खौफ से झुकी नजरें देखकर कहा था। इसको एहसास हुआ था कि वो शायद ज्यादा बोल गया था। जो पहले ही परेशान और खौफजदा थी, इसलिए इसको ऑफर की थी। खुद भी इसे लेडीज शॉपिंग करनी थी, जिसका इसे कोई आइडिया नहीं था। इसके जवाब का इंतजार करने लगा था, जो तजब-बजब का शिकार थी। तभी मुलाजिम एक डब्बा ले आया और पारस को पकड़ा दिया। उसने जल्दी से पकड़ा और इसमें से जूते निकालकर अड़सते हुए साइज चेक करने लगी। ब्लैक और ब्राउन कलर के जूते इसके सफ़ेद दूधिया पाँव में तकरीबन फिट ही थे। वो पाँव का इधर उधर घुमाकर इसका साइज चेक करने लगी। वह जिसकी जानिब भी देख रहा था, जो इसको नज़रअंदाज कर अपने काम में लग गई थी। शुक्र अल्लाह, फिट है।
इत्मीनान से कहते कहा था। अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। थैंक्स सर, आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। इसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ तो कहने लगी। अपना बैग और मोबाइल उठाया, इसकी जानिब देखा। दरअसल सर, मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी है। अगर आपको मेरी फेवरेट चाहिए हो तो एहसान उतार सकती हूँ, मुझे खुशी होगी। तो उसने सर हिला दिया। वो आगे आगे चलती हुई ऑफिस से बाहर आ गई थी। उसने इसकी पुष्ट को देखा था, ये लड़की भी ना, कहकर सर छटक कर बाहर आ गया। वो कुछ वो कुछ देर के बाद गाड़ी में बैठ गई थी। मॉल पहुंचकर वो पहले सर वहाज की मदद करना चाहती थी। बाद में अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने का इरादा था। वहाज आगे चलता हुआ लेडीज शूज लेने के लिए इंटर हुआ, जबकि वो खामोशी से चलती हुई अचंभे से इनके पीछे अंदर दाखिल हुई। सर, आपने लेडीज शॉपिंग करनी है? हाँ, वो इसके यूं अचानक से पूछने पर इसको समझ में ना आया कि क्या कहे। फिर कदरे संभल कर, क्या? क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? ले सकते हैं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। इनके सर्द लहजे को सुनकर इसने वसाहत थी। मैं पहली बार ये चीज कर रहा हूँ, इसलिए आपकी फेवर मांगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जा सकती हैं। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। इसको ना चाहते हुए भी मासूत करनी पड़ी। आप साइज बता दें और पसंद वगैरह भी तो लेने में आसानी होगी। फिर रेक से उठाते हुए सर्द खारिज करते गुस्से को अंदर दफन किया। एक दो जूते उठाकर साइज चेक करने लगी थी। एक तुम्हारे साइज का है तकरीबन। तुम एक तुमसे बड़ा और एक छोटा। लड़कियां जैसी पहनना पसंद करती हैं, इस हिसाब से आप खुद ही चूज कर ले। इसने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कहा था। खुद एक साइड पर खड़ा होकर गैर दिलचस्पी से देखने लगा। इसने सर इस बात में हिलाया और वहां बैठकर सेल्समैन को बताने लगी थी। शॉपिंग करना ऐसे भी बहुत पसंद थी, अगर खरीदने नहीं थे पहनकर तो देख सी सकती थी। सो वो वहां बैठी ऑर्डर देने लगी। ये नहीं, नीचे वाला, ऊपर वाली रेक पर ब्लैक कलर की रेड के साथ वाली। इसने इतने शूज का ढेर लगा दिया था, फिर भी पसंद नहीं आ रही थी। एक तो आपको पता नहीं चलता कि इस दाएं जाने वाली ले कर आए। वो एक अच्छे से पहनकर देख रही थी और वह आज इसकी हरकतों को 3 जोड़े लेने थे और इसने इतना टाइम लगा दिया था। फिर आखिर इस 3 सेलेक्ट कर ही ले और फिर खड़ी हो गई। सर, मैंने अपनी तरफ से अच्छी और लड़कियों की पसंद के हिसाब से ली है। उम्मीद है इनको भी पसंद आएंगी जिनके लिए आपने खरीदी है। अपनी तसल्ली करने के बाद इसने कहा था, इसके अलावा अगर आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर दिस पारस। यहाँ ने मेरी मदद इतनी मदद की है। यहाँ आपने मेरी इतनी मदद की है, आप अपने लिए भी ले सकती हैं, ताकि आपका भी मुझ पर कोई एहसान न रहे। आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर, मुझे नहीं चाहिए। उसने इनकार किया। इतनी महंगे शूज़ खरीदने की वो मुतहम्मिल नहीं थी। उसने इन रेक उसने इनकी प्राइस टैग पढ़े थे जो हज़ारों में थे, और इसका यहाँ से महंगी चीज़ खरीदने का कोई इरादा नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही आपने अपनी दोस्त से मंगवा ली हैं, लगता है वापस करने का इरादा नहीं है आपका। इसके यूं कहने से वो एक लम्हे को सटपटा गई। इन्हें क्या जवाब थे जो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का मुआयना कर रहा था। वो वो हमारा पर्सनल मामला है, हम फ्रेंड्स खुद ही सॉल्व कर लेंगी। उसने सर पर दुपट्टा बिला वजह ही सेट करते कहा था और इनके देखने से खाइफ हो गई थी। मुझे चलना चाहिए सर, मौसम भी खराब है और वो मुझे कुछ काम भी है। अल्लाह हाफिज, कहकर जल्दी से शॉप से बाहर आ गई और सुकून का सांस लिया था। इसके ना चाहने के बावजूद सुबह से घर की सफाई सुथराई से लेकर किचन तक के सारे काम करने पड़े थे। तीनों ने लंच तैयार किया। मीराब और बिनेशा अभी भी किचन में लगी हुई थी। सिमल बहाने बहाने किचन के अंदर बाहर के चक्कर लगा रही थी। खाना तकरीबन तैयार हो चुका था। सिमल शावर लेकर नए कपड़े पहनकर नीचे आई। एक हाथ से दुपट्टे को सेट करते हुए किचन में दाखिल हुई। तुम दोनों भी कपड़े बदल लो, मासियां लग रही हो, उनके हुलिये को देखते कहा। थोड़ी देर बाद मुलाजिम आया और इसने मेहमानों के आने की इत्तला दी। मेहमान आ चुके हैं सिमर, ऐसा करो तुम बेटा ड्रिंक सर्व करो इनको। मम्मा उजलत में अंदर दाखिल हुई। इनको जल्दी का कहा और मजीद काम करने थे। मुलाजिम को आवाज दी से कुछ हिदायत देने लगी। मैं क्यों जाऊं, बिनेश आपी के ससुराल वाले आए हैं, सर्व इन्हीं को करना चाहिए। वो तो ठीक है, तुम तैयार हो, अच्छी भी लग रही हो। हम में से कोई इस हुलिये में जाएगा अच्छा नहीं लगेगा। तुम प्यारी लग रही हो, और वैसे भी वो कौन सा पहली बार आ रहे हैं जो उसका जाना बेहद जरूरी है। मीरब ने कहा था। इतना इसरार कर ही रही हो तो चली जाती हूँ। ड्रिंक और इसके साथ दीगर लवाजमात सजाकर ट्रॉली में बाहर आ गई।
लाउंज में दाखिल होते ही आपी बिनिश की सास, जेठ और इसकी बेगम के साथ इसका छोटा देवर और नंद भी मौजूद थे। ताया, अब्बा और जरीन भी आ चुके थे। बाबा को किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए वो मौजूद न थे। लाउंज में आते ही उसने सलाम किया था और ड्रिंक सर्व करने लगी थी। शेफून का दुपट्टा ओढ़े मेहमानों की वजह से थोड़ी खास तैयारी होकर आई थी। सांवली रंगत पर पुरकशिश आंखें जो किसी को भी मतवज्जो कर सकती थी। वो सबसे खुशदिली से मिल रही थी। बिनिश आपी का दीवार देवर असद बड़ी शौक नजरों से देख रहा था। वो बात बात पर मुस्कुरा रहा था। मम्मा को ग्लास पकड़ाते हुए जैन की तरफ देखा तो उसने इशारा किया, तुम जाओ। असद को पकड़ाने लगी तो उसने मुस्कुराते हुए शुक्रिया भी अदा किया था। मेहमानों को देने के बाद वो ढीठ बनकर बैठ गई कि मैं नहीं जाने वाली। जैन ने बातों के दौरान घूर कर देखा था, जिसको इस तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। बिनिश आपी की जिठानी रक्षंदा इससे बातें करने लगी। सिमल, आप क्या करती हैं आजकल? उन्होंने पूछा था। मैं को एजुकेशन कर रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, इसने बताना शुरू किया। वो आपस में हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगी। रक्षंदा काफी बातोनी थी, इसलिए बात से बात निकल रही थी। जैन ने हाथ से मुट्ठी का घूंसा बनाकर दिखाया कि एक लगाऊंगा, सारी जिंदगी याद रखोगी। मुंह के तेवर बिगाड़ते इशारा किया तो उसने भी जवाबी कार्रवाई करते अंगूठा दिखाया कि मैं नहीं जाने वाली। सुबह से काम कर कर के थक चुकी हूँ। इधर से उठने का मतलब था मजीद काम, इसलिए उठने का इरादा तर्क कर चुकी थी। जैन ने भी नजरों से जताया कि देख लूंगा तुम्हें भी। जवाबी मुस्कुराते हुए उसने आंखें पटपटाई। मुझे परवाह नहीं है, कर लेना जो करना है। जैन के माथे के बल और बढ़ गए, जैसे वो नजरअंदाज करके बातों में मसरूफ हो गई। उसको तपाने के लिए जानबूझकर हंस हंस कर बातें करने लगी। रजा साहब इनकी नोक-झोंक देखकर मुस्कुरा दिए थे। दादा जान की आमद के साथ वहां का माहौल बदल गया था। थोड़ी देर में वहाज भी आ गया तो सबने मिलकर खुशगवार माहौल में खाना खाया था। असद खाने के दौरान बार सेमल को देखकर स्माइल पास कर रहा था। जैन को इसकी एक एक हरकत जहर लग रही थी। उसका मन चाह रहा था वो इस स्माइल को खींच कर बाउंसर की तरह इसके मुंह पर मारे, जो सारी जिंदगी याद रखे। खाने के बाद चाय और बातों का सेशन शुरू हुआ। कुछ देर बैठकर वो चले गए थे। ऑफिस और बाकी सब कैसा चल रहा है? दादा जान ने वहाज से पूछा। जी, सब अच्छे से चल रहा है। कितने दिनों बाद मिलने आया है? काम के चक्कर में घर वालों को भी भूल गया है। ताई जान ने प्यार भरा शिकवा किया। घर को कैसे भूल सकता हूँ? बाबा ने ये जिम्मेदारी दी है, इनमें से कोई कोताही नहीं कर सकता। मुझे सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मसरूफियात के बायस टाइम निकालना मुश्किल है। जब सेटल हो जाएगा तो घर आ जाया करूंगा। आप लोग परेशान ना हो। माँ की फिक्र और परेशानी को दूर करने को कहा। आप परेशान ना हुआ करें, मेरा पोता हर काम को बेहतर तरीके से करना जानता है, दादा जान ने फखर से देखते कहा था। दादा कुछ देर बैठे बातें करते रहे, फिर आराम करने अपने कमरे में चले गए। बाकी यंग पार्टी वो टीवी लॉन्च में आकर बैठ गए थे। वहाज भाई, आपको क्या लगता है लड़कियों को पढ़ना लिखना जॉब वगैरह करनी चाहिए? सिमल के जहन में जो इनकी सेक्रेटरी को लेकर तजस्सुस था, इस बारे में पूछने लगी। अब इनसे डायरेक्ट तो पूछने से रही थी कि इनडायरेक्टली पूछा। अगर इनकी जरूरियात की मजबूरी हो तो जरूर करनी चाहिए। मौजूद दौर में एक शख्स की कमाई से पूरे खानदान को लेकर चलना, इनकी जरूरियात को पूरा करना बेहद मुश्किल है। ना लोगों में पहले की तरह हौसला और बर्दाश्त है और ना सब्र शुक्र। लोग मादी ख्वाहिशात के लिए कोशा है। तालीम हासिल करना इनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, फिर दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना, इन सब में बैलेंस रखना आम इंसान के लिए आसान नहीं है। जिस इंसान की जॉब अच्छी है तो इस हिसाब से इसके अखराजात भी बढ़ा लेता है। फिर ऐसे में इसको लगता है कि इसका गुजारा नहीं हो रहा। इसके पास अच्छी पोस्ट और हैंडसम सैलरी भी इसको नाकाफी लगती है। वो अपनी मयारी जिंदगी को बुलंद करने के लिए बेहतर से बेहतर वसाइल ढूंढता है। ये सोच बहुत बदल चुकी है कि लड़कियां पढ़ लिख कर जॉब न करें। वालिद के साथ या अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए लड़कियों का जॉब वगैरह करना मेरे ख्याल कोई गलत बात नहीं, मगर इन्हें अपनी इक़दार मालूम होनी चाहिए। तालीम हासिल करने का हरगिज़ नहीं मतलब नहीं है कि आपको नौकरी भी करनी चाहिए,
जैसा कि अक्सर सुनने में आता है, इल्म इंसान को अक्ल और शऊर देता है। इल्म हासिल करना ज़रूरी है, जॉब ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर वो अपने इल्म को अप्लाई करना चाहे और अपनी मयार ज़िंदगी को बेहतर करने और दूसरों की इस्लाह करना चाहे, तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। इसने अपनी बात की वज़ाहत की थी। मैंने सुना है कि आपके ऑफ़िस में सेक्रेटरी लड़की है तो? सिमर ने मोहतात होकर सवाल किया। पूछना चाहिए है या रहने दें? हाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें एक काबिल सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। ख्वाह वो लड़का हो या लड़की, हमारे यहाँ तालीम को जॉब से मंसूब किया जाता है। अगर जॉब नहीं करनी तो पढ़ना भी नहीं है। वो कहते हैं ना, इल्म एक ऐसी दौलत है जो ज़ाया नहीं होता, जिसको जितना खर्च करे तो कम होने की बजाय बढ़ता है। इल्म दुनिया का हो या दीन का, सीखने से मिलता है। दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए इसको हासिल करना चाहिए। इल्म हासिल करना ज़रूरी है, जॉब ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर वो अपने इल्म को अप्लाई करना चाहे और अपने मयार ज़िंदगी को बेहतर करने और दूसरों की इस्लाह करना चाहे, तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। उसने अपनी बात की वज़ाहत की थी। मैंने सुना है कि आपके ऑफ़िस में सेक्रेटरी लड़की है तो? सिमर ने मोहतात होकर सवाल किया। पूछना चाहिए या रहने दें? हाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें काबिल सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। ख्वाह वो लड़का हो या लड़की, हमारे यहाँ तालीम को जॉब से मंसूब किया जाता है। अगर जॉब नहीं करनी तो पढ़ना भी नहीं है। वो कहते हैं ना, इल्म एक ऐसी दौलत है जो ज़ाया नहीं होता, जिसको जितना खर्च करें तो कम होने की बजाय बढ़ता है। इल्म दुनिया का हो या दीन का, सीखने से मिलता है। दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए इसको हासिल करना चाहिए। दुनिया जितनी रफ्तार से तरक्की कर रही है, तरक्की इसकी इस दौड़ में शामिल होने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। हमें जदीद साइंस और जदीद उलूम को सीखें और अपने मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए जो कर सकते हैं वो हर मुमकिन हद तक करें। उन्होंने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कदर तफ़सील से जवाब दिया। इसकी छोटी सी मिसाल है, डॉक्टर अगर पढ़ने ना तो इलाज कैसे करें? वकील कानून जानेंगे नहीं तो वकालत कैसे करेंगे? इंजीनियर्स इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स कैसे तामीर करें? और सबसे बढ़कर कुरान की तफसीर जाने ना तो कैसे रहनुमाई हासिल करें? वो और भी बताने वाले थे कि ज़ैन आ गया। भाई, आपको दादा जान बुला रहे हैं, उसने आते ही कहा और सारा तसलसल तोड़ दिया। वह आज अपनी बात वहीं रोक कर उठकर चला गया। अभी तो हमने इनसे बहुत कुछ पूछना था। ज़ैन को क्या मसला है? सारी बातों का मज़ा ख़राब करके चला गया। सीमल ने मीरब और आपी की तरह देखते कहा था। वो क्या पूछना चाह रही थी, वो दोनों बाखूबी समझती थी। वह आज भाई समझदारी की बातें करके चले गए। हम कुछ और पूछना चाहते थे। सिमल ने दिल में सोचा, चलो ज़ैन से पूछोगी, वही तफसील से बताएगा। वहाज ने दादा जान के कमरे के दरवाजे को नॉक किया तो उन्होंने अंदर आने को कहा था। अपने पास सोफे पर बैठने को कहा था। उनके हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा भी था। वहाज बेटा, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था जो आप बेहतर तौर पर कर सकते हो। उन्होंने चंद कारोबारी बातों के बाद तमहीद बांधी जिसके लिए उन्होंने बुलाया था। आप हुक्म करें दादा जान, उसने फर्माबरदारी से कहा था। जीते रहो, उन्होंने इसकी फर्माबरदारी को देखकर इत्मीनान कल्ब से कहा। तुम्हें इन लोगों को तलाश करना है जितनी जल्दी हो सके। वो असल बात की तरफ आए थे और वो लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया था। इस खुले लिफाफे में 2 तस्वीर थी। इसने छंबे से खोलकर बाहर निकाली। इनमें से एक 21 साल की लड़की और तकरीबन 26 साल के लड़के की तस्वीर थी, जो काफी पुरानी थी। दादा जान, ये कौन है? इसके जहन में सबसे पहले ये सवाल आया था, जो उसने पूछ भी लिया था। इस बात से इनके चेहरे पर गम और गुस्से की कई लहर नमूदार हुई थी। फिर उन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा करते कहा था, इंतज़ार करो बरखुरदार, वक्त आने पर पता चल जाएगा। इन दोनों के अलावा इनके बाकी ख़ानदान के बारे में मालूम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यूँ समझ लो, एक कर्ज बाकी है, वही चुकाना है। उन्होंने आखिरी बात उन्होंने सरगोशी में की थी। उनका चेहरा ज़ब्त की हद की वजह से सुर्ख था। कमरे में सन्नाटा था। इनकी आखिरी बात भी इसने सुन ली थी। दादा जान ने कुछ ज़रूरी मालूमात से आगाह किया था। जितना वो इनके बारे में जानते थे, हुलिया और रिहाइश के बारे में चंद ज़रूरी बातें करने के बाद इसने कहा था, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूँ। जो काम आपने मेरे ज़िम्मे लगाया है, इसे जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल करो। वो थोड़ी देर मज़ीद इस मौज़ू पर बात करता रहा और फिर उठकर अपने कमरे में आया तो दादा जान की बातें और इन तस्वीर को देखने लगा। आखिर ये कौन है जिनके बारे में दादा जान इतने मुतजस्सिस थे? उसने बगौर देखते सोचा, इस लिफाफे को अलमारी में रख दिया।
چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.